हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर फ्यूचर गोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक कदम सफलता की ओर आपको ले जाएगा मंजिल की ओर। जितने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसका पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा इंडियन पॉलिटी का। अक्सर लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड छोड़ देते हैं, जबकि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोचेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, आप एक कहानी के तौर पे आप समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक यूएसए स्टेट, ठीक है। यूएसए में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है वॉटसन। वॉटसन ने यहां पे व्यापार किया, उसको उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था, तो उसने सोचा कहीं हम बाहर चलते हैं। तो इसने बहुत सी जगह गया, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक कहानी के तौर में हम समझ रहे हैं, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। ठीक है, ये वॉटसन जो है ये आता है अफ्रीका। वॉटसन कहाँ आता है? अफ्रीका। अफ्रीका में इसने क्या किया? व्यापार करना शुरू किया। जब इसने व्यापार करना शुरू किया तो वॉटसन को यहां पे जो है व्यापार उसका बहुत ही फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जब यहां उसको मुनाफा होने लगा तो यहां पे जो राजे रजवाड़े थे, जो राजा लोग थे, उनसे दोस्ती किया। और उनसे दोस्ती करने के बाद यहां पर क्या किया? अपनी सेनाएं रखना स्टार्ट कर दिया। जब अपनी सेनाएं रखना स्टार्ट कर दिया तो जो यूएसए का राजा था और जो इस वॉटसन के प्रतिद्वंदी यहां रह रहे थे, उन्होंने क्या किया? राजा को बताया कि वॉटसन अफ्रीका में जाके वहां पे एक अच्छा व्यापार स्टार्ट किया, वहां पे मुनाफा हो रहा है और वहां पर राजाओं से मिलकर वहां पे अपनी सेनाएं रखती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये जो वॉटसन है ये हमारे पर ही अटैक ना करने लगे, हमसे ही सब कुछ छीन ना ले। तो ये डर था इनके अंदर। अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, अंग्रेजों ने इसका पहले आपको एक स्टोरी बता देता हूं इसके पहले की। ये आपका ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन की महारानी यहां पे है और ये भारत है। यहां ब्रिटेन से एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो इसका जो हमको पता चलता है तो ये 1600 ईस्वी। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में ईस्ट इंडिया का आगमन कब हुआ, तो आपको बताना है 1600 ईस्वी में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो एक व्यापार के उद्देश्य से आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कि आप देखते हैं, एक व्यापार के उद्देश्य से आती है। जब इसका व्यापार अच्छा खासा चलने लगता है तो
तो यहां पर क्या करता है, राजाओं से मिलकर, जो यहां पे राजा होते हैं उनसे मिलकर यहां पर जो है अपनी प्रशासनिक और जो अपनी सेनाएं हैं यहां पे रखना स्टार्ट कर देता है। जो यहां पे उसके प्रतिद्वंदी थे, तो यहां क्या बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन हुआ है, वहां पे व्यापार स्टार्ट हुआ है और यहां पर राजाओं से मिलके यहां पे सेनाएं रखना स्टार्ट की गई। आने वाले समय में हो नहीं सकता है कि ये कहीं हम पर ही अटैक न कर दे। तो ब्रिटेन की जो यहाँ पे महारानी विक्टोरिया थी, तो वो यहाँ आती है और इनसे बताते हैं कि जितना व्यापार वाला सिस्टम है, व्यापारिक मामले वो आप देखिए और ये जो सेनाएं हैं, जो प्रशासन है, वो हम देख लेंगे। तो फिर क्या करते हैं, कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं कि आप जाइए वापस और मैं यहाँ का पूरा कार्यभार देख लेता हूँ। इन्होंने पहले कहा था कि व्यापारिक मामले आप देखिए और जितना भी प्रशासनिक होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपको समझेंगे कि आपको ये जो हिस्ट्री मैंने बताई है, जो कहानी के तौर पे मैंने बताया है, ये आपको समझ में आया होगा और समझ चुके होंगे आप। अब मैं बात करता हूँ जो अंग्रेज थे, ठीक है। जब भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था में पहले क्या आता है, संविधान। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। जैसा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिए थे। अंग्रेजों ने ये दोनों युद्ध जीत लिए थे। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो आपको बताना है 1757, 1757। और फिर आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ है, तो आपको बताना है 1764, 1764। जब अंग्रेजों ने इन दोनों क्षेत्रों को, इन दोनों प्लासी बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शिकंजा कसा और इनको और इसको रेगुलेट करने के लिए, जो इसको नियंत्रित करने के लिए समय समय पर एक्ट पारित किए गए। क्या है? एक्ट पारित किए गए। उसके बाद जैसे आप देखते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो आपको क्या बताना है, 1773, 1773। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये क्या करता था, ये जो उनके कार्य थे उनको नियंत्रित करता था, ठीक है। मैंने आपको बताया ये जो कार्य होते थे रेगुलेटिंग एक्ट के, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कार्य हैं इनको नियंत्रित करना, ठीक है। फिर क्या किया गया, यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसी के तहत 1773 मतलब 1773 के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और यहाँ पर प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का स्टार्टअप हुआ, ठीक है, शुरू हुआ। यह आपने देखा, समझा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा 1773, 1853, ये दोनों 1773 से लेकर 1853 तक चार्टर एक्ट, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं नियामक कानून, ठीक है, नियामक कानून। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, जिसे आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने बचा लिया।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने बचा लिया। जब बचा लिया तो अब क्या है, 1858 और 1858 से लेकर 1947, 1858 से क्या होता है, यहां पे अंग्रेजों का शासन चालू हो जाता है। देखिए यहां जो है 1853 मतलब 1773 से लेकर 1853 तक जो था वो कौन यहां रूल कर रहा था, तो यहां जो रूल कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जैसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 की क्रांति होती है, तो यहां पे अंग्रेजों ने क्या किया, इनको बचा करके यहां पे शासन कौन करने लगा, यहां पे शासन करने लगे अंग्रेज। ठीक है, यहां पे शासन करने लगे अंग्रेज, जो 1947 तक किया इन्होंने। अच्छा, ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी। इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अधिनियम के दौरान इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं समझेंगे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के अधीन हो गए। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, एक बात आप समझ लीजिए, जो इसमें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछा जाता है जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम, तो आपको बताना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1773 रेगुलेटरी एक्ट के बाद 1774 देखेंगे। क्या होता है, 1774 में कलकत्ता में, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक हाई कोर्ट का स्थापना हुई 1774 में। क्वेश्चन बहुत इस यहां से भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, और यहां पे क्या होता था, यहां पे एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, जो इसकी स्थापना की गई थी। नाम क्या है, लिख लीजिए। जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ये 1774 में जो कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो उसमें मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे। जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, प्रथम चैम्बर्स थे, द्वितीय लिंगेस्टर थे और तृतीय हाइड थे।
ये 3 कौन थे? ये अन्य न्यायाधीश थे, और जो सर एलिहा एम्पे थे ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कलकत्ता प्रेसिडेंस ने एक सरकार बनाई थी, और सरकार में गवर्नर और प्लस 4 सदस्य होते थे। आप एक हिसाब से कह सकते हो सचिव। तो जो 4 सदस्य होते थे, उसके बाद आपने देखा कि 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया। इस कंपनी की एक और विशेषता थी। इस कंपनी की जो विशेषता थी, यहाँ पे जो कर्मचारी थे, ना तो कोई निजी व्यापार कर सकते थे इस एक्ट के तहत, और ना ही कोई किसी व्यक्ति से रिश्वत ले सकते थे। इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, पूरी तरीके से प्रतिबंधित था कि कोई भी रिश्वत नहीं ले सकता है, ना ही अपना कोई निजी व्यापार कर सकता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या थी? मतलब रेगुलेट करना था। जो ये 1773 का जो आप रेगुलेटिंग एक्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ कंपनी को रेगुलेट करना था। ठीक है, इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जैसे ही स्थापना की गई, उससे क्या हुआ? नियंत्रण बहुत सशक्त हो गया। नियंत्रण सशक्त होने के बाद जो भी यहां पर हो रहा था भारत में, जो भी भारत में हो रहा था, उसकी सारी जानकारी कहां जा रही थी? ब्रिटेन। पूरी एक एक जानकारी दी जा रही थी वहां पे। और इसके आगे आपको बताया जाएगा एक्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट है और सेटलमेंट है स्टेट ऑफ। ठीक है, और इसके आगे हम देखेंगे 1781। इसके आगे देखेंगे 1781 में इसके बाद देखेंगे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, और फिर देखेंगे 1784 का एक्ट, और 1853, 1833, अभी बहुत से एक्ट बाकी हैं। तो एक एक एक्ट करके हम समझाएंगे, और ये आपका पहला एक्ट कंप्लीट हुआ 1773 वाला, और 1774 इसकी सारी विशेषताएं आपके साथ डिस्कस किए। एक बार फिर आपको समझा देता हूं। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने क्या किया? इनको जीतने के बाद 70 यहाँ पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा। उसके बाद इसको रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद 1773 में ये आपका कंप्लीट हुआ है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैंने बताया था 1858 से 1947, 1858 जो था, तो यहाँ पे क्या था? अधिनियम। ये अधिनियम वैसे ही लागू होते थे जैसे कि यहाँ आज के समय में केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर लागू कराती है। लेकिन उसके पहले जो 1773 और 1853 था, यहाँ पे क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अब जो 1858 से 1947 था, ये क्या था? ये अंग्रेजों के द्वारा एक्ट वैसे ही लागू होता था जैसे कि आज के समय में केंद्र राज्य के ऊपर लागू किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।